मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बामसेप के बेहद वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय बोरकर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका MNTV पे तहे दिल से स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर पे देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, लगातार बयान आते हैं गलत गलत लोगों के। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी एक मिश्रा का बयान आया कि भारत का जो संविधान है वो बाबा साहेब ने नहीं लिखे हैं। ये एक हास्यास्पद बयान है, बहुत बेहद, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भारत में दंगे करवाने वाला बयान है? सबसे पहले तो MNTV के माध्यम से मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया, उसके लिए मैं MNTV का और संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जैसे सवाल है कि भारत देश में जो बयानबाजी हो रही है उसके क्या मायने हैं, क्या उससे भारत देश में दंगे भड़कने का कोई चांस है? सच बात तो यह है कि संविधान जिस दिन से लागू हुआ था उस दिन से अब तक उसके साथ में जो संविधान की मूल भावना है उसके ऊपर कार्य नहीं किया गया। जैसे आप अगर 26 नवंबर 1949 को अपना जो आखिरी स्पीच 25 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो कि घटना समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो भाषण में कहा गया था, उसकी एक बात मैं आपको खास तौर से बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि आर्थिक असमानता जो हमारे देश में है उसको जितना जल्दी हम मिटाएंगे और उसको जितना जल्दी हम करेंगे, उसी हिसाब से हमारे देश का जो यह संविधान है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर आप गौर करें तो एक रिपोर्ट आप देखिएगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो हमारे आर्थिक सर्वे के ऊपर बनी है। उसके ऊपर बहुत लोगों को आक्षेप हो सकता है ऑक्सफैम की रिपोर्ट को, लेकिन हमारे ही देश की होनहार रितु खेड़ा जी का एक विश्लेषण है जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्थिक असमानता भारत देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मेरी दृष्टि और जो मेरा अनुभव यह कहता है कि आर्थिक असमानता बढ़ने से वर्ग संघर्ष इस देश में बढ़ेगा और वर्ग संघर्ष बढ़ने के पीछे जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है यह और सुदृढ़ होती जाएगी, क्योंकि असमानता का सबसे बड़ा कारण आज के तारीख में आर्थिक जो असमानता है वो भी है। इसीलिए आर्थिक रूप से संपन्न लोग आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के ऊपर अगर राज करना चाहते हैं तो वो साथ में यह भी चाहते हैं कि उनकी आर्थिक संपन्नता को भी माना जाए और इसमें वो अपनी तथाकथित वर्ण व्यवस्था, तथाकथित जाति व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जैसे अभी मैंने सवाल पूछा आपसे, तो ये मैं दर्शकों को क्लियर करवाना चाहता हूँ कि उनका बयान आया कि भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, बल्कि BN राव ने, कोई BN राव है, उन्होंने लिखा है। तो इस पर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपका जो सवाल है वो वर्तमान में जो बयानबाजी हो रही है तो सरकार के द्वारा, जैसे सरकार के अपने खुद के जो निजी सचिव है उन्होंने भी इस बयान को मतलब दिया हुआ है। कहीं सारे जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों के द्वारा भी ये गलत बयानबाजी की गई है और BN राव के बारे में भी कहा गया है। इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो संविधान के डिबेट्स हैं उनका बहुत गहराई से पहले स्टडी कर लेना चाहिए और BN राव का जो भी संविधान के प्रति योगदान रहा है उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने स्पीच में इस बात को कहा है। लेकिन चूंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और हर आर्टिकल को उनके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता था और फिर संविधान सभा में रखा जाता था, तो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि BN राव के द्वारा उस संविधान को लिखा गया है। BN राव के बारे में तो सबसे पहले यह मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, जबकि संविधान सभा के वो सदस्य भी नहीं थे। तो इस बात को आज संविधान लागू होने के 75 साल के बाद में
एक दिग्भ्रम फैलाने की स्थिति उत्पन्न करते हुए ऐसे बयानबाजी करना डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की विद्वत्ता और उनके द्वारा लिखे गए संविधान और उनका साथ सहयोग करने वाले संविधान के जितने भी निर्माता हैं उनका जो योगदान है वो बी.एन. राव का नाम लेने से कम नहीं होता है। तो इसके लिए तो मैं जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने संविधान के डिबेट और डिस्कशन जो ऑलरेडी ऑनलाइन उपलब्ध है उनका स्टडी करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि वर्तमान सरकार के जो सचिव हैं वो भी इस बयान को लेकर समर्थन किए उन्होंने, और कई तमाम धार्मिक गुरु हैं, सोशल मीडिया में ये सारी क्लिप अवेलेबल हैं कि उनके इस चीज़ को लेकर बयान आते हैं। तो देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं ईवीएम की नाजायज सरकार है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी के केस से संबंधित अपना बयान दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है। तो इस फैसले की तरफ ध्यान रख कर के ये जो भारत देश की जनता है जिसका सबसे मौलिक जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है और इसकी हर तरह से सुरक्षा और संरक्षा करना उत्तरदायित्व सरकार का और चुनाव आयोग का है। अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है तो इसको मानते हुए भारत देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाना ज़्यादा समीचीन होगा। और मेरा तो आगे जाकर के यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से चुनाव करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो मैं तो सरकार से यह विनंती करूँगा कि इसके लिए आप सेस लगाइए और जनता से उसके वोटों का जो भी एक नॉमिनल चार्ज है वो आप चार्ज कीजिए, लेकिन चुनाव जो है वो लेकिन सरकार बोलती है कि समय भी बचता है। देखिए हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी है जो इस काम को कर सकती है, ऐसा कहना इसका सबसे बड़ा फलसफा ये है कि लोकतंत्र के लिए पैसा और समय मायने नहीं रखता, हमारा मत मायने रखता है। इसीलिए समय कितना लगता है यह बात एक दूसरी बात हो जाती है। ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर चुनाव होना ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि लोग इस लोकतंत्र में विश्वास रख सके। इसलिए सरकार द्वारा जो या चुनाव आयोग द्वारा यह जो बात कही गई है मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सर देखा जाए तो वर्तमान समय में ईवीएम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, वोटिंग का मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां लगातार वोट चोरी की बात करती है लेकिन ईवीएम की बात नहीं करती है। देखिए इसमें तो मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि एक गंदे पानी का गडर कहीं से बह रहा है तो बंदिस्त अपने अपने घरों के सामने बाउंड्री लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि गटर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज के तारीख में जो डिजिटल डाटा अवेलेबल है ये डिजिटल डाटा ईवीएम की देन है। आप जो भी त्रुटियां निकाल रहे हैं वो डिजिटल डाटा में निकाल रहे हैं और डिजिटल डाटा आपको ईवीएम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और लोकतंत्र में अगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव अगर करना है तो ईवीएम से यह चुनाव न करके बैलेट पेपर से ही किया जाना ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा एक नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते जिसका अधिकार मेरे को है, ये मैं कहना देखिए विपक्ष की पार्टियों द्वारा ईवीएम यानी वोट चोरी की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार में इस बार ईवीएम का और विपक्ष की पार्टियों का कुछ तालमेल बैठ गया है? ऐसा इनके बयानों से ऐसा महसूस नहीं होता है? देखिए राजनीतिक तौर पर अगर आप विश्लेषण करें और पिछले कई सारे चुनाव का विश्लेषण करें उसके मुख्य बिंदु के रूप में ईवीएम उभर करके आती है। विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा कई सारे सबूत दिए गए हैं तो बिहार राज्य भी उससे अलहदा नहीं है जी। कई मामलों को लेकर के सरकार, कई मुद्दों को लेकर के सरकार को लोगों ने आड़े हाथों लिया है। उस पर लोक लुभावन आप योजनाएं दे देते हैं एन चुनाव के समय में। यह बातें भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए
एक अच्छी बातें साबित नहीं हो रही है। और बिहार के आम चुनाव में जैसा कि आप कह रहे हैं, उन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर देखा जाए तो भारत में आज वर्तमान समय में भारत में जो भारत का युवा है, जिसको हम सबसे ऊर्जावान वर्ग कह सकते हैं, वो आज के तारीख पे सड़कों पर है। अभी लद्दाख में आपने देखा होगा, आसाम में आपने देखा होगा, दिल्ली में आप लगातार देख रहे होंगे। कभी पेपर लीक के नाम पे ठगा जाता है, कभी भर्तियों के नाम पे ठगा जाता है जी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो युवा है उनको धोखा दिया जा रहा है या खाई की ओर ढकेला जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। मैं इस बारे में अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आज के तारीख में जो भारत देश है, ये विश्व का सबसे युवा देश है। मतलब यह मान के चलिए कि आज भारत के पास युवाओं की जो जनसंख्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो देश है वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से जवान है। और यह जवान इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हमारे युवाओं की संख्या विश्व से बहुत ज़्यादा है। तो जो युवा है, ख़ास तौर से जो एजुकेशन लेकर के आता है, उसकी सबसे प्रायोरिटी उसका रोज़गार होता है, क्योंकि रोज़गार के माध्यम से ही वो अपने परिवार की देखभाल करता है और देश के हितों की रक्षा करने के लिए, देश सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे में अगर रोज़गार जो उसकी आज के तारीख में प्राथमिक ज़रूरत है, उसको नज़रअंदाज करके उसको किसी गलत रास्ते पर अगर आप डालने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मेरा तो यह दावा है कि आज जो जवान भारत है, उस भारत के नौजवान को भारत की तरक्की के लिए सही ट्रैक पर अगर डाला जाए, उसके हाथ में अगर रोजगार दिया जाए, तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो समाज में दंगे फसाद होते हैं या नौजवान नशे का शिकार होते हैं, जिस हाथ को काम होता है वह दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो इसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। सरकार के ही द्वारा कहा गया था कि हर साल देश में 2 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। 2 करोड़ नहीं, अगर 1 करोड़ भी रोजगार पैदा हुए होते तो मैं समझता हूँ आज युवाओं को सड़क पे नहीं आना पड़ता। और हमारा जो तंत्र है, जिससे बेरोजगार युवा उससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, उसका सबसे बड़ा कारण पेपर लीक होना। इतना मेहनत करके बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, कई बार तो यह देखा गया है कि सालों साल उनके रिजल्ट नहीं आते, पता चलता है वो अपने एज के बाहर हो जाते हैं। उनके पास सड़क के किनारे स्टॉल लगा करके चाइनीज व्यंजन और इंडियन व्यंजन बनाने के अलावा और तो सरकार पकोड़े बेचने के लिए ही मजबूर करे। हाँ, 1-2 बार तो ऐसे स्टेटमेंट भी आए थे कि पकोड़ा बना करके बेचना भी एक रोजगार है। यह एक पढ़े लिखे बेरोजगार का मतलब अपमान जैसा ही है। भारत देश को बहुत अच्छा चांस है कि इसके युवाओं को सही ट्रैक में और विज्ञानवादी सोच अगर युवाओं को दी जाती, तो मैं समझता हूँ भारत को हम बहुत तेज़ी से आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए अपने पॉलिटिकल विल के लिए, अपने सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था के लिए बच्चों का इस्तेमाल न हो, तो हम आने वाले भारत की एक अच्छी तस्वीर पूरे विश्व के सामने पेश कर सकते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के हैं जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कई न्यूज़ें आती है कि आदिवासियों को, या कई सारी सोशल मीडिया में पोस्टें हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं उनके द्वारा ये सोशल मीडिया में बताया गया कि आदिवासियों को नक्सली के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में मार दिया जाता है जी। तो ये कहाँ तक सत्य है ये बात? देखिए, पिछले 20-22 वर्ष से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और मैं एक घटना का जिक्र आपके इस सवाल के संदर्भ में करना चाहता हूँ। यहाँ झीरम घाटी का एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, आप भी शायद उसके बारे में जानते हैं। और उसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता को उड़ा दिया गया था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल जी भी, उनका भी मतलब शहीद हो गए थे। उसके वो झीरम घाटी के हत्याकांड के दूसरे ही दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो मेरे घर में रेगुलर पेपर आता है, उसके फ्रंट पेज पे केपीएस गिल का इंटरव्यू छपा हुआ था।
जी। मेरी भावना को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। केपीएस गिल के फ्रंट पेज के इंटरव्यू छपा हुआ था, झीरम घाटी में जो हत्याकांड हुआ उसके संदर्भ में केपीएस गिल सर के द्वारा यह बयान दिया गया था। केपीएस गिल साहब को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के हिसाब से उनको यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि उनके पास पंजाब का आतंकवाद खत्म करने का काफ़ी लंबा अनुभव था और वो काफ़ी दबंग व्यक्ति भी थे। उन्होंने बहुत बड़ा मास्टर प्लान वगैरह भी यहाँ से नक्सलवाद को खत्म करने का बोला था। तो मैं चूंकि किसी भी कानून की धारा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और फ्रंट पेज पे उनका इंटरव्यू छपा है, आप भी उसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जब मैं नक्सलवाद खत्म करने के लिए अपना मास्टर प्लान लेकर के सरकार के पास गया तो मुझसे कहा गया कि आप अपना वेतन लीजिए और मौज कीजिए, बस्तर में क्या हो रहा है यह देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंटरव्यू पढ़ने के बाद में मैं काफ़ी अंदर तक हिल गया कि केपीएस गिल साहब जैसे व्यक्ति का झीरम घाटी के हत्याकांड के बाद में इस तरह का जो बयान आ रहा है, तो एक सामान्य नागरिक और एक बुद्धिजीवी होने के नाते मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या नक्सलवाद को चलाने के लिए सरकार, नक्सली और औद्योगिक घरानों का आपस में कोई इस तरह का तालमेल है? और छत्तीसगढ़ के मामले में मैं आपको एक बात खास तौर से बताना चाहता हूँ, यहाँ लगभग 14-15 जिले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और यहाँ जो कुछ भी उत्खनन वगैरह होता है, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, कोयला, ये जो प्रचुर मात्रा में है, ये अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं संविधान इस क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी है उनको स्वायत्तता देने की बात करता है। दूसरी तरफ हमारी नज़र उन जगहों पर जो ये प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है उसको उत्खनन करने का भी मामला आता है। नो डाउट देश की तरक्की के लिए उत्खनन करना जरूरी है, लेकिन यह बिल्कुल भी गैर जरूरी है कि उसके लिए आदिवासियों का माइग्रेशन कर दिया जाए। माइग्रेशन होना अनटचेबिलिटी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि माइग्रेट केवल व्यक्ति नहीं होता, उसकी संस्कृति भी तहस नहस हो जाती है, जिसको अक्षुण्ण बनाए रखने की बातें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भी कही गई है। तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ में ही मैं देखा कि अरण्य के जंगलों को पूरी तरह से मतलब अभी काटा जा रहा है उत्खनन के लिए। और मेरे अपने जातीय अनुभव में ये है, अभी रिसेंटली पिछले वर्ष जगनू गावड़े करके मेरे एक मित्र थे आदिवासी नारायणपुर के, वो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, होनहार है, समझदार है, सामाजिक व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी दोष के 6 से 8 महीने जेल में डाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनका बेल हो पाया है। वो दूर दूर तक कहीं पर भी नक्सलियों से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं यह चाहता हूँ कि नक्सलवाद के नाम पर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कपाड़िया साहब जब हमारे सीजेआई थे तो यहाँ पर सलवा जुडूम करके एक मिनट में रोकना चाहूँगा कि उनको बिना किसी कारण के जेल में डाला गया। हाँ, ये जब उनका जमानत दिया गया तो उसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया जिससे आरोप क्या लगाया गया था? आरोप उनको नक्सलियों से साठगांठ करने का आरोप लगाया गया, जो कि इतना बड़ा आरोप बिना जांच पड़ताल के लगाया गया। ऐसा तो जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर अक्सर हमारे पास ये खबरें आती है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो एनकाउंटर हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहल करके उन्हें फर्जी एनकाउंटर बताया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि नक्सली का नाम लेकर के आदिवासियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बात मैं बताते रह गया कि सीजेआई कपाड़िया साहब के पास जब सलवा जुडूम वाला मामला गया, सलवा जुडूम ये था कि आदिवासियों के हाथ में हथियार देकर के नक्सलियों से लड़ाने का। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कपाड़िया साहब, वो ऑनलाइन भी वो सारा डाटा अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं तो केवल एक बुद्धिजीवी होने के नाते उनको पढ़ता हूँ और अपना एनालिसिस करता हूँ।
तो उससे यह पता चला कि कपाडिया साहब ने तुरंत प्रभाव से सगवा जुलूम को बंद करने के आदेश दिए और उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की कि आदिवासियों के माध्यम से ही आप आदिवासियों को मरवाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह दिख रहा था। तो छत्तीसगढ़ के मामले में मैं यह जरूर कहूँगा कि सरकार ने इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और सही मायनों में अगर आप इस देश की तरक्की करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों के हक और अधिकारों को नज़रअंदाज करके नहीं किया जा सकता। उनका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी। केवल नक्सली बोल देने से यह पता नहीं चलता। मैंने आपको KPS गिल साहब का उदाहरण दिया, तो कहीं ना कहीं ये नेक्सस भी लगता है, तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि नक्सली के नाम पर आदिवासियों का भरपूर शोषण हो रहा है। सर, जैसे ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा है और EVM का मुद्दा और तमाम जैसे अभी बयानबाजी जो गलत हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आपका जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और आपके जितने ऑफशूट विंग है जैसे पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो आंदोलनकारी संगठन है आपके, तो इन सारे मुद्दों को लेकर आपके संगठन का क्या एक्शन प्लान है भविष्य में? देखिए, मैं मूलतः अपनी मातृ संस्था बामसेप का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, हालांकि सीनियर कार्य करता हूँ। सामाजिक मुद्दों के ऊपर लोगों में अवेयरनेस जागरूक करना, संविधान के माध्यम से उनको क्या हक और अधिकार दिए गए हैं, ये हक और अधिकार लोगों को बताना, उन हक और अधिकारों का कहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहाँ उनका उल्लंघन हो रहा है, उसकी जानकारी रख करके लोगों को बताना, और अगर कहीं पर यह अधिकारों का इंक्रोचमेंट हो रहा है तो संविधान और कानून के दायरे में रह कर के एजिटेशन करना, जिसका अधिकार हमको संविधान देता है। ये हम लगातार पूरे देश भर में बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से करते हैं, और बार बार सरकार को इस संबंध में ज्ञापन देते हैं। एक एक बात को हम लोग पेपर में लिख करके सरकार को बताते हैं कि आप यहाँ गलत है, और हमारी आपसे यह दरख्वास्त है कि जो गलत हो रहा है उसको सही किया जा सके। तो संगठन के माध्यम से आने वाले समय में पूरे देश भर में जन जागृति के लिए लगातार कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं, और भविष्य में इन कार्यक्रमों का जो विस्तार किया जाएगा, संगठन का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा, जिससे गांव लेवल तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाई जा सके। मैं जिस संगठन में हूं बामसेप, इसका मुख्य कार्य यही है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने इस देश को जिस तरह से सोच करके जिस कार्य को किया था, वैसा इस देश में होना चाहिए, और संवैधानिक भारत में संविधान के अनुसार सारी चीज़ें चलना चाहिए, और कोई किसी के हक और अधिकारों का इंक्रोचमेंट न करे। मानव सब एक समान है। ऐसे समतामूलक समाज को निर्माण करने के लिए हम जन जागृति का कार्य लगातार बामसेप संगठन के माध्यम से समाज में करते हैं, और आने वाले समय में इन कार्यक्रमों को लगातार हम लोग लोगों के बीच तक के लेकर के जा रहे हैं। तो हमारे साथ थे संजय बोरकर सर। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल MNTV को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MNTV के सभी आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।